नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी सृष्टि और अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अगले 1.5 घंटे के अंदर मार्केट की क्लोजिंग का पूरा एक्शन हम आपके सामने रखेंगे। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बाजार में गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। करीब 300 अंकों की कमजोरी के साथ इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में 900 अंकों की बड़ी गिरावट है। अगर रिकवरी कहीं आपको देखने को मिल रही है तो वो दिख रही है निफ्टी आईटी के अंदर, जो इंडेक्स 4-4.5% की गिरावट दिखा रहा था सुबह में, अब वहां सिर्फ गिरावट जो है वो 1-1.25% के आसपास की रह गई है। अगर आप निफ्टी आईटी को देखेंगे तो निचले स्तरों से आप करीब 1350 अंकों की रिकवरी वहां पर अब देखेंगे। तो ओवरऑल आप देखिए मार्केट में वैसे तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स काफी हावी हैं, लेकिन निफ्टी आईटी जो सबसे ज्यादा पेन था मार्केट के लिए, वो अब थोड़ी रिकवरी बनाता हुआ दिख रहा है। तो आज अगले 1.5 घंटे के दौरान कहां मौके बन सकते हैं, कौन से शेयर्स हैं जहां पे आपकी कमाई हो सकती है, वो सब चीजें बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि इस शो में कितने बजे क्या चीजें हम लेकर आपके लिए आएंगे। तो 3:05 सबसे पहले हम आपके लिए रखेंगे एफएनओ के जो क्यूज हैं वो क्या हैं, मार्केट की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो। उसके बाद क्लोजिंग ट्रेड्स की शुरुआत होगी 2:10 से, जिसमें हमारे मेहमान आपके लिए तमाम ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आएंगे। ऑप्शंस के चैंपियन आएंगे 2:40 पर। उसके बाद जब हम 3 बजेंगे तो आपके लिए रखेंगे मार्केट एट 3, यानी 3 बजे तक बाजार का जितना एक्शन हुआ रहेगा वो सारी चीजें आपके लिए इकट्ठी करके लेके आई जाएंगी। उसके बाद 3:10 पर बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स, जिसमें आप आज खरीदारी और कल बिकवाली कर सकते हैं या फिर आज बिकवाली करके कल खरीदारी कर सकते हैं। ये कॉल्स आपके लिए 3:10 पर। इवेंट्स टू वॉच, यानी अगले हफ्ते के लिए क्या इवेंट्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो 3:20 पर लाए जाएंगे, यानी आपके अगले हफ्ते की तैयारी भी इंश्योर की जाएगी। तो ये ओवरऑल आज के मार्केट का, आज के शो का पूरा एक खाका रहेगा। अब एक काम करते हैं, मार्केट में क्या क्या इस वक्त इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी बातें क्या हैं बाजार की, वो आपके सामने रखते हैं। अभी आप देखिए तो निफ्टी में करीब 270 अंकों की गिरावट है और इस वक्त निफ्टी 25,500 के आसपास पहुंच चुका है, 520 के करीब है एकदम। आप देखिए 270 अंकों की बड़ी गिरावट इस वक्त है। 1% 1% के आसपास की गिरावट लगातार दिख रही है। निफ्टी बैंक में 450 अंकों की गिरावट है। 60,270 के आसपास इस वक्त निफ्टी बैंक में कारोबार हो रहा है। तो निफ्टी बैंक में भी कमजोरी काफी ज्यादा है। उसके बाद आप आईटी इंडेक्स को अगर देखेंगे तो यहां हो रहा है थोड़ा ज्यादा एक्शन। आप देखिए कि अब जो है वो 1.5% की गिरावट है, जो गिरावट 4-4.25% की थी। तो निचले स्तरों से आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी में अच्छी खासी रिकवरी 1300 अंकों के आसपास की आपको दिखेगी। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, आईशर में आप देखिए रफ्तार लगातार कायम है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये शेयर करीब 2.25% की तेजी है। अच्छे नतीजे आए थे, ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट थी और उसका असर आपको साफ साफ दिख रहा है इस शेयर पे। 2.25% की तेजी आज भी दिख रही है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है ये शेयर। नतीजों के बाद मुथूट फाइनेंस का Q3 के नतीजे आए थे। मुथूट फाइनेंस का शेयर जो है वो 11% टूटा है। नतीजों से ज्यादा परेशानी आप इसमें ये देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस थे उनमें जो बहुत बड़ी गिरावट आई है, उसका असर इस पे ज्यादा देखने को मिल रहा है मुथूट फाइनेंस के ऊपर। तो ये ओवरऑल आज के मार्केट की बड़ी बातें हैं। अब एक काम करते हैं, और क्या बजिंग सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे शेयर्स हैं, उन पर भी जरा एक नजर हम एक डालते हैं। सृष्टि से पूछते हैं कि सृष्टि, कौन से सेक्टर्स, कौन से शेयर्स और हैं इनके अलावा जो बजिंग है इस वक्त? कई सारे काउंटर्स हैं विकास, और सबसे पहले तो आईटी में ही देखिए आपने लार्ज कैप आईटी कंपनीज की बात की, पर साथ ही मिड कैप आईटी कंपनीज में डिसेंट रिकवरी मानी जाएगी। क्योंकि देखिए सुबह भी हम अपने एक्सपर्ट से यही चर्चा कर रहे थे कि एआई का खतरा तो है, पर क्या ऐसा है कि आईटी कंपनीज का जो बिजनेस है वो एकदम ही ठप पड़ जाएगा, ग्रोथ किस तरीके से आएगी, और अभी फिलहाल ट्रेडिशनल जो कामकाज हो रहा है उस पर कितना खतरा है। कहीं ना कहीं उनका भी यही व्यू था कि जी हाँ, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत रिकवरी आईटी में आ सकती है। हमारे कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी कॉल थी और आप देख सकते हैं रिकवरी तमाम काउंटर्स में निचले स्तरों से, पर अभी भी थोड़ी गिरावट जरूर दिख रही है। मेटल शेयरों में बिकवाली जो है वो काफी तगड़ी है, चाहे वो हिंडाल्को हो, चलिए यहाँ पे नतीजों का इम्पैक्ट है, पर नाल्को, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, ये सभी काउंटर्स देखिए किस तरीके से लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। 3 से 6% की गिरावट हम सभी में देखेंगे। साथ ही टेक्सटाइल काउंटर्स में तेजी है। कल इसी शो के दौरान हमने चर्चा की थी कि अब किस तरीके के बयान आए हैं पीयूष गोयल की तरफ से, और वो टेक्सटाइल शेयर के लिए और सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले खतरा था कि बांग्लादेश को भी टैरिफ में छूट मिल गई है तो इंडियन टेक्सटाइल प्लेयर्स का क्या होगा, बट जो कल बयान आया उसमें साफ कर दिया गया था कि जो बांग्लादेश को राहत मिली गई है वो इंडिया को भी मिली गई है, और साथ ही इंडियन काउंटर्स
सेक्टर्स या इंडियन सेक्टर भी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। हम टेक्सटाइल शेयरों में गोकुल दास, केपीआर मिल्स, नहार स्पिनिंग, साथ ही साथ और काउंटर्स को देखें, वर्धमान टेक्सटाइल्स, आप देखिए किस तरीके के बढ़िया मूव्स। तो ऐसे बाजार में भी एक रौनक वाला शेयर आपको टेक्सटाइल काउंटर्स ज़रूर दिखेंगे। रेट एंड ट्रैवल्स, यहाँ पर नतीजे आए थे कमज़ोर नतीजे, स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर भी नतीजे जो हैं बहुत खास नहीं थे, यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन देख रहे हैं। पर पूर्वांकरा के नतीजे बेहद शानदार थे। हमने ओपनिंग में भी बताया था 5 क्वार्टर्स के बाद कंपनी ने प्रॉफिट किया है, आय 1000 करोड़ से ऊपर चली गई है। तो इसके चलते स्टॉक में काफ़ी एक्साइटमेंट। पूर्वांकरा का शेयर सुबह तो 9% की तेज़ी दिखा रहा था, अभी भी स्टॉक हरे निशान में अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो ये ज़रूर है वो तमाम काउंटर्स जहाँ पर आप बहुत बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। बट चलिए अब अभिषेक के पास चलते हैं और समझते हैं क्या होनी चाहिए आज की स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभिषेक गिरावट वाला ही बाजार है और बहुत मीनिंगफुल रिकवरी निचले स्तरों से नहीं आई है। बट देखिए अब वीकेंड आ रहा है और अब अगला हफ्ता और भी एक्साइटिंग होगा। किस तरीके का डेटा पॉइंट बन रहा है अभिषेक, क्योंकि एक बात तो ये भी है हमने 25,500 को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा है। सृष्टि देखिए 25,500 तो होल्ड हो रहा है, लेकिन कब तक होल्ड होगा पता नहीं। 20 डीएमए का लेवल वहीं पर है, 25,480 के आसपास का है, तो शायद थोड़ा समय बाजार वहां पर बिताए। अदरवाइज क्या है ना कि स्ट्रक्चर वीक होता नजर आ रहा है। 25,800 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट था। निफ्टी ने कल हमने देखा कि इंट्राडे में ब्रेक किया और आज तो मतलब काफी ज्यादा गिरावट, अब दिन के निचले स्तर पर बाजार आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। आईटी में थोड़ी रिकवरी आई है, फर्ज कीजिए कि रिकवरी अगर नहीं आई होती तो शायद निफ्टी जो भी 300 हम नीचे देख रहे हैं, शायद ये 400 450 अंकों की गिरावट होती और हम 25,400 की बात कर रहे होते। और एग्जैक्टली वही लेवल है 25,400 का, जहां पर बाजार अब देखना चाहेगा निफ्टी के लिहाज से जो नेक्स्ट सपोर्ट है 25,400 पर ही है। तो सेंटिमेंट काफी नेगेटिव और आईटी ने पूरी तरह से माहौल खराब करके रख दिया है, क्योंकि आप देखिए टीसीएस अपने हाई से लगभग 45% टूट चुका है, 5 साल के निचले स्तर पर शेयर है। अगर आप ईयर टू डेट भी देखेंगे तो 18-20% के आसपास से गिरावट आईटी जो मेजर्स हैं उनमें आ गई है। तो ये सारी की सारी चिंताएं हैं और हमने देखा है कि दुनिया भर में एआई को लेकर जो फियर है उसने ग्रिप में बाजारों को लिया है। और अमेरिका के बाद हमने देखा कि एशियाई बाजार में सारे के सारे बाजार ही कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और विक्स, इंडिया विक्स देखिए इस वक्त करीब 10% ऊपर है और ये 12.5 का स्तर लगभग 13 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजार को आखिर किस चीज का डर है, किस चीज का भय है? क्योंकि बाकी सारी जो चीजें थी, जो बड़े हेडविंड्स थे, वो तो दूर हो गई हैं। भय इसी चीज का है कि आगे अभी क्या होगा, क्या और डिस्ट्रप्शन होगा, ये एक चिंता है। और फ्लोज किस तरह से फिर यहां से मूव होंगे, एफआई जो 5 दिन की बाइंग कर रहे थे, क्या उनकी बाइंग टिकेगी, इसको लेकर निश्चित तौर पर सवाल होगा। आज मुझे लगता नहीं कि आज खैर एफआईज बेच ही रहेंगे। ये आईटी को, बैंकिंग दोनों को देख के लग ही रहा है कि शाम को जो आंकड़े आएंगे बिकवाली के ही निकल के आएंगे। तो सारे के सारे सेक्टर कमजोर है। एक इंडेक्स सिर्फ ऊपर हुए है, निफ्टी का मीडिया इंडेक्स, अदरवाइज बाजार का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा वीक हमें दिखाई दे रहा है। अब यहां से देखिए तेजी की नई पोजीशन तो नहीं बनानी है सृष्टि, ना तो निफ्टी में बनानी है ना तो निफ्टी बैंक में बनानी है। अब निफ्टी में उम्मीद करके चलेंगे कि 25,400 का जो लेवल है बाजार उसको होल्ड करे, निफ्टी होल्ड करे। अगर ये टूटता है तो फिर मुझे लगता है कि फिर 25,000 की तरफ निफ्टी को हम जाते हुए देखेंगे। और अब यहां से जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो है 25,700 का। तो मेरा मानना यह है कि अब जो कुछ भी करनी है थोड़ा सा ना वेट अब कर लेना है नए ट्रेडर्स के लिए। एक बार फिर से 25,800 स्क्रीन पर आने दीजिए, उसके बाद ही आप तेजी के बारे में सोचिए। अदरवाइज यहां से जो भी थोड़े बहुत उछाल आते हैं, ये सेल ऑन राइज का ही मार्केट फिलहाल कम से कम 25,800 तक लग रहा है। तो ये राय है। शॉर्ट करने में मतलब थोड़ा कंफर्ट पहले के मुकाबले आ रहा है। पहले जो लग रहा था कि नहीं शायद बाजार 25,800 से रिवर्स कर जाएगा, वो हुआ नहीं और सेंटिमेंट लगातार नेगेटिव होते दिख रहे हैं। अब नीचे के जो पुट्स हैं वहां पर हम देखने की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। 25,400 25,000 तक के पुट्स में भी हम देख रहे हैं कि पोजीशंस बिल्ड हो रही है। और बाजार को अब यहां से जो चलेगा अभी ना ठिठक के चलेगा, क्योंकि हर 50-100 पॉइंट पर एक तगड़ा रेजिस्टेंस फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो बाजार के चलने की यहां से संभावना कम लग रही है, गिरने की अभी आशंका ज्यादा है। सेल ऑन राइज का ये मार्केट लग रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो रिलेटिवली बेहतर है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन
वहां पर भी हमने देखा कि 60,500 का अहम सपोर्ट टूटा है। और चिंता की बात यह कि देखिए एसबीआई तो खूब चल गया, अब ऐसा तो है नहीं कि एसबीआई लगातार चलता ही रहेगा। 1200 रुपए के ऊपर शेयर चला गया था, थोड़ा सा हो सकता है कि ब्रीदर लेगा, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आए, जो कि हेल्दी भी होती है। तो फिर जो बड़े लीडर्स हैं ना, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, इनको कमान संभालनी पड़ेगी, जो कि फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि वेट करना निफ्टी बैंक में बेहतर है। 60,700 के ऊपर निकलने के बाद ही नई तेजी के बारे में सोचें। और अगर 60,000 का लेवल अगर यहां से टूटता है तो फिर बिकवाली आप और गहराते हुए देखेंगे। आज हम देखेंगे कि एफआईज के आंकड़े किस तरह के निकल के आते हैं, क्योंकि बैंकिंग, फाइनेंशियल, आईटी यहीं पर तो बाइंग करते हैं और 5 की बाइंग हो रही थी। तो थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है। और सबसे बड़ी चीज मतलब इन सारी चीजों से परी कि रुपया वीक है, एफआईज पता नहीं क्या करेंगे और ग्लोबल सेंटिमेंट कमजोर है, आईटी बिकवाली हो रही है। आज फ्राइडे वाला दिन भी है, तो लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसे अनिश्चितता का माहौल है तो लोग अपनी पोजीशन थोड़ी तेजी के वो भी अनवाइंड करते हैं। तो वो भी प्रेशर बाजार में हम आज के सत्र में देख रहे हैं। कुल मिला के वेट एंड वॉच नए ट्रेडर्स के लिए। अगर आपकी तेजी की पोजीशन अभी भी अगर है, आपने अगर काटी नहीं है, तो 25,400 तक आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वो लेवल हो जाएगा 60,000 का। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं अंशुल जैन हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के, उनसे समझते हैं कि इंडेक्स को लेकर क्या रणनीति अभी अपनानी चाहिए। प्रदीप हल्दर और इसके अलावा तेजस शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी नाउ स्वदेश पर। अंशुल जी, इंडेक्स को लेकर आपका व्यू? निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक तो हुआ होगा। सर, पहला लेवल बैंक निफ्टी पे टूटा है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था टूटेगा, 60,400 495 की जोन। बट वहां से कोई फर्दर सेल ऑफ बहुत तेजी से आते हुए नहीं दिखा है अब तक। अगर इस ब्रेकडाउन को सस्टेन करना था तो 60,119 का टारगेट कंप्लीट कर लेना चाहिए था। मार्केट कंप्लीटली रिलक्टेंट है नीचे की तरफ आने में। आप देखिए इंडसइंड बैंक में कोई सेल ऑफ नहीं है, डे हाई के आसपास आ रहा है। एचडीएफसी बैंक भी प्रोटेक्ट कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी निचले स्तर से बहुत ज्यादा कोई सेलिंग नहीं आ रही। तो हैवी वेट बैंक नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि इंडेक्स लेवल पे 60,495 का ब्रेकडाउन जरूर है। तो एक आईसीआईसीआई बैंक इकलौता है जो आज प्रेशर दे रहा है। एचडीएफसी बैंक सुबह प्रेशर दे रहा था बट उसके बाद से कोई फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला है। तो यहीं पे नजर होनी चाहिए 60,119। अगर इस लेवल पे कोई भी बुलिश एविडेंस मिलता है तो बैंक निफ्टी में आपको बाइंग की कोशिश करनी चाहिए। निफ्टी अगेन रिलेटिव वीकनेस है तो बाइंग की बहुत ज्यादा कोशिश तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन 25,491 ये मेजर सपोर्ट है जो प्रोटेक्टेड है। और सुबह जैसे आपको याद होगा आईटी मैंने बताया भी था कि 22% 8 दिन में गिरा है, बाउंस बैक बनना चाहिए। तो 31,700 से 32,700 हम आ गए हैं। प्रोबेबली 1,000 पॉइंट की और अपसाइड अभी यहाँ पे बची हुई है इन बाउंस बैक। तो बाउंस बैक ही है, 1,000 पॉइंट हो चुका है, 1,000 पॉइंट और आपको मिल सकता है। वहां से थोड़ी सी आपको सपोर्ट मिलेगा और हल्का सा बैंक निफ्टी अगर यहाँ से सपोर्ट कर दे, केवल अपना 60,495 का लेवल रिक्लेम भी कर ले, तो आपको निफ्टी में सपोर्ट जोन कायदे से होल्ड होते हुए दिख जाएंगे। तो अब पूरा दारोमदार जाके टिका है बैंक निफ्टी पे। आईटी ने अपनी डाउनसाइड कंप्लीट कर ली है, बाउंस बैक स्टार्ट कर दिया है। अब केवल और केवल बैंक निफ्टी, जिसमें भी स्पेशली एचडीएफसी बैंक ये 2% भी अगर पार्टिसिपेट कर दे अपसाइड में, तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के सपोर्ट जोन रिक्लेम होते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए ये फिलहाल नजरिया निफ्टी और निफ्टी बैंक पर भी कहीं ना कहीं कोई की सपोर्ट लेवल्स टूटते हुए ज़रूर नज़र आए हैं। थोड़ा कंसर्निंग ज़रूर है, बट जी हाँ, आज आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से दिखाई है। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो लौट रहा है। पर चलिए हमारे एक्सपर्ट्स से अब समझते हैं कि कहाँ पर है उनकी नज़र और कहाँ पर है उनके स्टॉक कॉल्स। और प्रदीप, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक्स लेकर आए हैं आप, कहाँ पर है आपकी नज़र? जी, वेरी गुड आफ्टरनून आपको एंड सारे पैनलिस्ट को। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, जितने भी स्टॉक्स को या इंडेक्स को लेके मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं डिस्कशन करता हूँ ये हमारे रिसर्च डिक से ही जो है जनरेट होता है। देखिए, आज जो पहला ट्रेड लेके मैं आया हूँ, कंपनी का नाम रहेगा प्रीकॉल। प्रीकॉल में कंटिन्यूअसली एक बाउंस बैक का देखने को मिल रहा है एंड जिस तरीके का पुल बैक यहाँ पे आया है, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए।
करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 675 और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 605 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। और लास्ट दिन में हमने देखा स्मार्टली 615 एंड 620 का जो रेंज है, इसको प्रिकॉल ने एक अच्छा खासा सपोर्ट रजिस्टर्ड किया है। जिस तरीके का मूव चल रहा है, नेक्स्ट रेसिस्टेंस 680 670 से पहले नहीं है। सो आज कल का ही व्यू रहेगा 675 का टारगेट करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और सेकंड जो मेरा आज ट्रेड रहेगा वो है लिंडे इंडिया। 6915 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। आप करेंट जोन से बाय करके जाइए। मुझे लगता है कि पहला जो टारगेट रहेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 7115, 7115, उसके बाद 7400 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। एंड अगर हम लास्ट एक घंटे का भी चार्ट देखेंगे, जिस तरीके का पुल बैक है और जिस तरीके का यहाँ पे कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रजिस्टर्ड किया था स्टॉक ने 7500, मुझे लगता है कि इजीली 7400 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 6751 पे मेंटेन कीजिए और फ्रेश बाय करके जाइए। ये दो काउंटर्स और ऐसे बाजार में भी वो दो काउंटर्स जो कि अपने आप को अच्छी तेजी के साथ होल्ड कर रहे हैं। एक लिंडे इंडिया डे हाई पे फिलहाल काउंटर आता हुआ और साथ ही प्राई कॉल यहाँ पर आ रही है फिलहाल प्रदीप की कॉल पर। तेजस, गुड आफ्टरनून। अब आप भी बताइए आपके स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं आज? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी पहली ट्रेडिंग पिक है वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है इन द रेंज ऑफ 335 टू 340 और एक डबल बॉटम ब्रेकआउट आया था रिसेंटली अबाउट द लेवल ऑफ 375। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी हमने स्पॉट किया डेली चार्ट पे। तो टाटा मोटर्स में करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 365 के नीचे। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 400 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 420 का। और दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो मेटल क्षेत्र से। भले आज मेटल सेक्टर में हल्की सी गिरावट आई है बट सेल मुझे काफ़ी अच्छा पसंद है। स्टॉक ने आज 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट देके अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। हाई टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो सेल में करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 152 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 166 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 173 का। ये एक पोजिशनल कॉल है तो टाइम होराइजन विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। तो ये सेल के ऊपर एक पोजिशनल ट्रेड है। आपको एक महीने के हिसाब से लक्ष्य अपने रखने हैं, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। चलिए अंशुल जी के पास चलेंगे, लेकिन आज जब स्ट्रैटेजी सुन रहा था मैं, अभिषेक की भी स्ट्रैटेजी सुन रहा था, फिर जो पहली कमेंट्री अंशुल जी ने दी तो ऐसा लग रहा था कि अब 26,000 की कहाँ हम बात कर रहे थे और अब नीचे की बात हो रही है कि 25,400 अगर टूटता है तो 25 पे चले जाएंगे। तो दुष्यंत कुमार का ना एक शेर याद आ गया कि कहाँ तो चरागा तय था पूरे शहर, हर एक घर के लिए, कहाँ एक चराग मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। तो अब कंडीशन वैसी आ गई है कि 26,000 की बात हम कहाँ कर रहे थे और अब 25,000 बचेगा, 25,400 बचेगा कि नहीं और 25,000 जाएंगे कि नहीं, ये डिस्कस कर रहे हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं, बाजार है, सिखाता है। अंशुल जी क्या राय है आपकी, कौन से शेयर्स, कौन से स्टॉक्स पर आप खरीदारी या फिर बिकवाली की सलाह देंगे? देखिए, आपके शेयर के लिए बैंक निफ्टी को दोष देना चाहिए, क्योंकि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। बैंक निफ्टी को 495 नहीं तोड़ना था, उसी को ऊपर ले जाना था और वही आज ब्रेकडाउन दे रही है। तो आईटी जहां अब तक तोड़ रहा था वो सपोर्ट करने आया, तो जो दोस्त था आज वो दुश्मनी निभा रहा है। तो बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं निभाएगा, 1 से 2 दिन में वापस से हम रिक्लेम कर लेंगे, क्योंकि फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है। दूसरा, कल सर आपने एक सवाल पूछा था गोदरेज एग्रोवेट पे, जब शायद रिजल्ट आया था और एक इंस्टीट्यूशन कैंडल फॉर्म हो रही थी, 4,500% वॉल्यूम राइज था। 626 के अराउंड गोदरेज एग्रोवेट पे अपन ने डिस्कस किया था, 625 पे कि 660 जाएगा। आज का हाई 656.7 बना है, यहाँ पे अब 3-3.5 रुपए रह गया टारगेट से दूर, तो इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सुबह ओपनिंग ट्रेड में इंफोसिस दिया था 1315 पे की ओपन लो से खुला है, आईटी बाउंस बैक करेगा। 1373 रुपए का हाई बना है, 58 रुपए मिल रहा है, वहां पे भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अब जब कैपिटल खाली हो गई है तो आपको बाई करना चाहिए इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी आई है। जब पीसीआर टीम को बाई दिया था 920 था, फिलहाल 922.50 चल रहा है। अभी भी यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए लोअर लेवल से 10-20 मूविंग एवरेज से। बहुत बेहतरीन बाइंग, अगर पूरे बैंकिंग स्पेस में देखें तो सबसे बेहतरीन बाइंग इंडसइंड बैंक में लौटी है। इंडसइंड बैंक को लेके जाना चाहिए 922-922.50 से।
910 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 935 रुपए का आपका पहला टारगेट रहेगा। ये निकलता है तो जो ये कंसोलिडेशन चल रही है लगभग जनवरी से, ये कंप्लीट हो जाएगी और स्टॉक एक बड़े अपमूव के लिए तैयार होगा जो 1000 रुपए तक जा सकता है। तो 935 940 ये जोन है रेजिस्टेंस की, वहां तक तो हम प्रोबेबली मंडे तक आराम से पहुंच जाएंगे। उसके ऊपर निकलते हैं तो फिर इंडसइंड बैंक लीड करेगा इन पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तेजी को ये उम्मीद है 935 का टारगेट, 910 का स्टॉप लॉस आपको रखना है, 922 के आसपास ये शेयर अभी चल रहा है। ये सलाह अंशुल जी की तरफ से। चलिए अब कुछ शेयरों पर एक बार जरा नजर डालते हैं। आज निफ्टी 50 का जो टॉप लूजर है ना वो है हिंडाल्को। कोई मरम्मत नहीं दिखा रहा है ये शेयर, 5-5.5% की गिरावट जो है वो अभी भी बरकरार है और आप देखेंगे एकदम फ्लैट आपको दिख रहा है। गिरावट जो सुबह हुई थी वो उसी चार्ट पे एकदम चलती जा रही है, वो गिरावट उतनी बनी हुई है। तेजस जी से एक सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए अगर किसी के पास है तो। नतीजे आए थे, नतीजे मिले जुले आए थे, बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं थे, लेकिन 6% करीब 5.25% की गिरावट अब हो चुकी है। तेजस जरा एक बार चेक कीजिए क्या करना चाहिए अगर किसी के पास है तो। देखिए हिंडाल्को की हम बात करें तो स्टॉक अभी ऊपरी स्तरों से हमने पिछले 8-10 दिनों में अच्छी खासी बिकवाली देखी है, बट स्टॉक अभी एक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक स्टॉक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 897 का। अभी जो स्टॉक है 50 दिन की मूविंग एवरेज के सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है, तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि स्टॉक यहां से बाउंस बैक दे सकता है। तो जब तक ये 897 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, मुझे यहां से कोई बड़ा पैनिक नहीं लग रहा है। अगर 897 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर उसमें से स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। सो राइट नाउ मेरी सलाह रहेगी होल्ड करने की विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 897। बिल्कुल 897 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना है। ये देखिए मार्केट कैप आपकी स्क्रीन पर है, 12,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाइप हो गया आज। मतलब 12,500 करोड़ रुपए का वेल्थ इरोजन एक तरह से मार्केट कैप से हो गया है। आप ये अपडेट देख सकते हैं, 2,04,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप इस कंपनी की है टोटल इस वक्त। 6% की गिरावट अभी। खैर चलिए एक और शेयर है जिसमें वेल्थ क्रिएशन बहुत तगड़ी आज के दिन में हो गई है, वो है EIL यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। 15% की तेजी। और जो ये रडार पर क्यों आया ना, ये आया इसलिए क्योंकि आप वॉल्यूम देखेंगे ना, इसके वॉल्यूम शॉकर है। ये 9.5 करोड़ का वॉल्यूम है, आप देखिए। इनफैक्ट अब तो करीब करीब 10 करोड़ का वॉल्यूम आपको दिख रहा है। और आप चार्ट देखिए कितने मजबूत, 15% की तेजी, बड़ी तेजी के साथ खुला था और वो तेजी लगातार बरकरार है। अंशुल जी से पूछते हैं कि ये तेजी कहां तक जा सकती है। अंशुल जी जरा एक बार चेक कीजिए। सर पहले तो 186 के रेजिस्टेंस को गैप से निकाला है और आज वॉल्यूम राइज 5092% है। 99.2 मिलियन का वॉल्यूम, 5092% अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम राइज है। 510 रुपए 87 पैसा, ये एक लास्ट रेजिस्टेंस बचा है। अगर इस रेजिस्टेंस को निकाल लेता है स्टॉक, इतना बड़ा वॉल्यूम है तो प्रोबेबली आज नहीं तो कल निकल ही जाना चाहिए। जैसे ही ये रेजिस्टेंस निकलता है, अगला लेवल जो डेली चार्ट पे अनमिटिगेटेड है वो है 225 रुपए 27 पैसे के आसपास। तो अगर 210 रुपए 87 पैसे निकलता है तो 225 रुपए 27 पैसे ये टारगेट खुलेगा। 125 रुपए 27 पैसे ये टारगेट खुल सकते हैं आपको अगर ये रेजिस्टेंस पार होता है तो। ये रहा है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के ऊपर बड़े वॉल्यूम के साथ आज हो रहा है कारोबार। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो तमाम एक्शन वाले शेयरों पर हम चर्चा करेंगे और आपके लिए कुछ और शानदार ट्रेडिंग पिक्स भी लेकर आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट ही है। 275 अंक नीचे निफ्टी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर गिरावट 400 अंकों की है। और बाजार में सिर्फ IT नहीं, आज तो IT के अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं सबने मूड खराब करने का काम किया। दोस्ती किसी ने भाई नहीं। और रिलायंस भी आज बाजार के लिए बड़ा विलन बना और 2 सत्र में देखेंगे तो कल और आज मिला के लगभग 3% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। हालांकि थोड़ी देर पहले हमारे टिकर टीम में खबर फ्लैश कर रही थी, वो ये कि वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए अमेरिका के साथ कोई डील साइन कर ली है रिलायंस ने। ये खबर आई, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि ये खबर हम अपनी स्क्रीन पर लेकर आए। देखिए रिलायंस जो कि रशिया से बड़ा ऑयल परचेजर था और जब लास्ट मंथ आई थिंक कि जनवरी की शुरुआत में जो एनालिटिक्स फर्म है केपलर, उनकी रिपोर्ट आई थी कि इनके 3 वेसल्स आ रहे हैं, फिर कंपनी ने खंडन किया और उसके बाद ही गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। वजह यह थी कि जो रूस ये तेल खरीद रहे थे बहुत बड़े डिस्काउंट पर था, यूराल को लगभग $20-25 के डिस्काउंट पर खरीद रहे थे, तो वो एक बड़ा उनके लिए झटका था। और अभी वेनेजुएला से जो तेल खरीदेंगे
अबे रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा प्राइस पर होगा, बट वेनेजुएला में जो तेल मतलब वहाँ से जो आएगा वो हेवी क्रूड होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस करके ये बना सकते हैं और बेच सकते हैं आगे। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन रिलायंस 0.25% नीचे दिखाई दे रहा है, 1450 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। तेजस भाई, आपकी राय रिलायंस को लेकर? रिलायंस 2 सत्र से फिर से मुश्किल में और बाजार को भी परेशान कर रहा है, आपका व्यू क्या होगा शेयर को लेकर? देखिए, रिलायंस की हम बात करें तो स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक में एक अच्छी खासी पुल बैक रैली आई थी। कल के सत्र में हमने एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हुए देखा था, और आज जो है कल का लो भी ब्रेक कर दिया है। 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी होल्ड नहीं कर पाया स्टॉक। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो वीकनेस है वो बरकरार रहेगी, और यहाँ से भी और 2-3% की गिरावट स्टॉक में आ सकती है। तो अगर किसी को कोई पुल बैक रैली मिलता है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट करना चाहिए फॉर ट्रेडिंग पर्पस। यहाँ से 3 से 4% का फॉल आ सकता है स्टॉक। 3 से 4% का? 3 से 4%, यानी कि शेयर ये गिर के 1450 रुपए तक फिर से जा सकता है। ठीक है, रिलायंस का स्ट्रक्चर वीक है, 0.2% की गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। लेकिन जरा कुछ ऐसे शेयर जहां पर अपेक्षाकृत रिलेटिवली थोड़ी बेहतर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, उनकी बातचीत करते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के बारे में जरा राय दीजिए आप अंशुल जी। इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है और आज फिर से हम देखने की तेजी की पोजीशंस कुछ कुछ ऐड होती हुई दिखाई दी हैं। आपकी राय, क्या इसमें पैसे बन जाएंगे? सर, बाउंस बैक का ट्रेड है, बिल्कुल लेना चाहिए। 4 दिन की टाइटनेस से आज पुल बैक आई थी, 3 दिन के लो को स्वीप करके हाई का ब्रेकआउट आ रहा है। यहाँ पे 368.5 के आसपास से अगर बीटीएसटी करना चाहें या 1-2 दिन का ट्रेड लेना चाहें, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 360 रुपए का, और ऊपर में टारगेट रहेगा 380 रुपए का। काफी गिरा हुआ स्टॉक है। 69 वीक्स में लगभग 54% करेक्ट हुआ है, और सेकेंड वीक ही है बाउंस बैक का, तो प्रोबेबली थर्ड वीक स्ट्रेच होना चाहिए। तो अगले हफ्ते भी स्टॉक में तेजी बनी रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए क्रॉम्पटन पर एक व्यू हमने ज़रूर समझा, बट इस बीच आप देखिए तो कहीं ना कहीं मुथूट फाइनेंस यहाँ पर भी सुबह से ही गिरावट है, बजाय इसके कि मैनेजमेंट ने तो अपनी लोन ग्रोथ एयूएम की गाइडेंस भी बढ़ा दी है। पर प्रदीप, क्या लगता है, कोई रिकवरी के संकेत हैं यहाँ पे, या फिर और भी कमज़ोर होगा ये काउंटर? जी हाँ, ये भी बात है कि एक तरफा रैली स्टॉक ने भी दिखाई है। जी देखिए, एक तरफा रैली होने के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को पता था रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है, तो इसीलिए ज्यादा कुछ इफेक्ट यहाँ पे हुआ नहीं। एंड कहीं ना कहीं अभी भी करंट जोन से अगर चार्ट में देखेंगे तो 3380 के आसपास एक सपोर्ट है। उससे पहले ज्यादा कुछ सपोर्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट में, तो वहां तक एक बार आने का हाई पोटेंशियल है। इसीलिए फ्रेश बाय अभी नहीं करना चाहिए। चार्ट में अभी भी थोड़ा बहुत वीकनेस जो है रहने वाला है। वैल्यूएशंस भी कंफर्ट नहीं हो रहा था कल परसों, अभी ऑलमोस्ट 11% नीचे है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी अगर एक बार 5 to 6%, 7% करेक्शंस हो जाता है, देन वी शुड थिंक अभी तो अवॉइड ही करना चाहिए। चलिए, अभी यहाँ पर अवॉइड करके चले। मुथूट फाइनेंस में कोई भी रिकवरी के संकेत नहीं है, और सुबह से ही फिलहाल ये हाल है इस काउंटर का। बट इस बीच बासफ के नंबर्स आए हैं, हालांकि कुछ ज़्यादा इसमें बढ़त देखने को नहीं मिली है। मुनाफे में मात्र 3 करोड़ की बढ़त हुई है, 104 करोड़ अब कंपनी का मुनाफा हो गया है। एक बार आय का नंबर देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे लगभग 200 करोड़ की तेज़ी ज़रूर देखने को मिली है। 3800 के ऊपर अब कंपनी की आय आ चुकी है। अंशुल जी, एक बार क्विक चार्ट चेक दे दीजिए। आमतौर पे इतनी इसकी चर्चा होती नहीं है, बट एक हल्का स्पाइक ज़रूर दिखा रहा है ये काउंटर। कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे? देखिए, 3 दिन पहले एक बड़ी बाउंस बैक कैंडल इसमें बनी थी, लगभग 7.6% अपसाइड दिया था। आज चौथा दिन है उसका, पुल बैक लेते हुए दिख रहा है। 10, 20, 50 मूविंग एवरेज रिजेक्ट हुए हैं। एक बाउंस बैक आपको जरूर मिल सकता है 38, 32 तक, बट उसके ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चरली वीक है काउंटर। लास्ट 25-30 वीक्स में देखें तो करेक्शन भी काफी हार्ड था। 35 वीक्स में 35% करेक्ट हुआ था। उसी घड़ी में एक बाउंस बैक था जो अब फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। एज एंड व्हेन ये स्टॉक 3650 तोड़ेगा तो जो स्विंग लो बना था 3500, उसके भी नीचे आते हुए दिखेगा। तो 100 रुपए का बाउंस बैक मिल सकता है, बट उसके बाद 300 रुपए तक की डाउनसाइड ओपन अप होती हुई दिखेगी। ऑल राइट, तो चलिए, बासफ एक 3 दिन पहले एक अच्छा बाउंस बैक ऑलरेडी हमने देखा है। देखते हैं जो लेवल्स हाईलाइट किए अंशुल जी ने वो किस तरीके से अचीव होते हैं, उस पर ध्यान आप ज़रूर रखिएगा।
बट जी हाँ, अब अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस ये बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर। और आप सबने पढ़ा होगा किस तरीके से बजाज फाइनेंस एआई को लेकर तत्पर है और इंटीग्रेट कर रहा है अपने सभी जितने भी आप देखिए अभी इनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स पहले हुआ करते थे, बीपीओ सर्विसेज यूज़ करते थे वो लोग, बट अब एआई कैसे उनके कस्टमर डेटाबेस को जो है अच्छी तरीके से रीड कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, किस तरीके से नए कस्टमर्स को लाना है, कॉस्ट कटिंग में हेल्प कर रहा है, ये सभी चीज़ें जो है मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में बताई थी। कल भी ये बना था निफ्टी का टॉप गेनर। आज सुबह मार्केट खुलने के बाद इसमें ढेर सारी ब्लॉक डील्स हुई और अब आप देखिए स्टॉक डे हाई के आसपास फिलहाल। प्रदीप जी क्या व्यू रखते हैं? बजाज फाइनेंस एक मल्टी बैगर ऑलरेडी है, बट फिर से आज देखिए ऐसे बाजार में 2% तक की तेजी, क्या और भी तेजी इसमें आते हुए देखेंगे हम? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। रिसेंटली अगर हम देखेंगे जो 9 एंड 20, इनफैक्ट जो 100 एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस है, इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। कल का मॉर्निंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन हुआ था और कल का कैंडल के ऊपर आज जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है 1038 एंड उसके बाद 1100 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड इसमें बना रह सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज है। अगर किसी के पास पोजीशन है तो बिल्कुल आप बने रहिए, और फ्रेश पोजीशन भी हम यहाँ पे इनिशिएटिव करके जा सकते हैं। इस केस में एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना चाहिए 965 के अराउंड। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड 1100 एंड अबव हाई पॉसिबिलिटीज है एक बार स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो होल्ड करने की सलाह है बजाज फाइनेंस के ऊपर। इस बीच देखिए आईटी से ना, मिड कैप आईटी से एक शेयर आया है रडार पर, हेक्सावेयर टेक का। 4% की तेजी है। जब आईटी विलेन बना बैठा है, वैसे में ये शेयर आज 4% की तेजी दिखा रहा है। हेक्सावेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और इस पर राय लेंगे हम अंशुल जी से। अंशुल जी क्या कहते हैं? आईटी का सेक्टर है, आईटी का शेयर है। आप देखिए करीब करीब 11-12 बजे के आसपास इसमें तेजी जो है वो बढ़नी शुरू हुई थी और अभी जो है वो करीब करीब 3.25% की तेजी दिख रही है इस शेयर में। अंशुल जी जरा एक बार चेक कीजिए हेक्सावेयर क्या कहता है ये शेयर। सर इसमें भी 8 हफ्ते में 35% की गिरावट थी और आज फर्स्ट डे ऑफ बाउंस बैक बना है। एक चीज हेक्सावेयर में अच्छी है, एटलीस्ट ये वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक कर रहा है। आज के सेशन में 4.3 मिलियन का वॉल्यूम है, 364% वॉल्यूम राइज है। एटलीस्ट 10 डे मूविंग एवरेज तक तो बाउंस बैक करना चाहिए, जो कि 611 रुपए पे है। तो अभी थोड़ा सा और जगह है स्टॉक में, 610 611 के लेवल तक बाउंस बैक आ सकता है। अगर यहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं या लॉन्ग पोजीशन है तो कल का लो 540 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 540 के नीचे स्टॉक वापस से वीक होने लगेगा, तो जब तक 540 प्रोटेक्टेड है 611 रुपए तक की अपसाइड आपको मिल सकती है। ओके चलिए, तो ये रहा हेक्सावेयर के ऊपर बड़ी गिरावट के बाद अब ये फाइनली शेयर बाउंस बैक दिखा रहा है। ये उसके ऊपर राय मिली आपको। चलिए एक शेयर है रियल एस्टेट से, सिग्नेचर ग्लोबल का। अगर आप देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ये भी शुमार है। 5-5.5% के आसपास की तेजी इस शेयर में देखने को मिल रही है। 15 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। ठीक ठाक तेजी, अच्छी खासी तेजी और सस्टेनेबल तेजी दिख रही है अभी तक के लिए, तो अभी तक के ट्रेड के हिसाब से। प्रदीप जी से जरा चेक कराते हैं कि ये तेजी कहां तक लेकर जाएगी इस शेयर को, क्या करना चाहिए इस पे। प्रदीप जी जरा एक बार देखिए चार्ट से इसके। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। जिस तरीके का वॉल्यूम यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा वॉल्यूम लास्ट हमने देखा था ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ही। देख पा रहा हूँ कि 2 सितंबर 2024 में आया था। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम बेस्ड बाइंग यहाँ पे चल रहा है। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 1140, 1140। उससे पहले कुछ भी बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं। और वीकली चार्ट में भी जिस तरीके का पुल बैक है और एक मोरोवोजू फॉर्म कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे है, सो नेक्स्ट डे हायर हाई फॉर्मेशंस मेंटेन करेगा, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। आज का डे हाई जैसे ही ब्रेक करेगा 1052, तुरंत आपको 1095 उसके बाद 1140 तक ये मूव आपको खींच के लेके जाएगा। तो बिल्कुल बने रहने का सलाह रहेगा। आज का डे लो पे 980 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और पोजीशन को कैरी करके जाइए। बिल्कुल, तो पोजीशन को कैरी करने की सलाह यहाँ पर। 5.5% की तेजी ऑलरेडी ये शेयर दिखा रहा है। लेकिन पता है इस बीच में एक हेरफेर जो है वो बड़ा हो गया है क्रिकेट की दुनिया में। और जब क्रिकेट की दुनिया में कुछ बड़ा हेरफेर हो जाता है ना, तो जिस तेजी से अभिषेक चार्ट्स को देखते हैं, शेयर्स को ट्रैक करते हैं ना, उसी तेजी से वो क्रिकेट के उस डेवलपमेंट को भी ट्रैक कर लेते हैं। और अभी अभी उन्होंने एक अलर्ट किया है। अलर्ट है ये कि ऑस्ट्रेलिया हार गया है और जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है।
अब इसके क्या मायने हैं जरा अभिषेक से ही समझ लेते हैं। अभिषेक, ये तो बड़ी बड़ी अजब गजब की डेवलपमेंट हो गई। विकास देखिए, इसलिए मुझे ना T20 वाला फॉर्मेट पसंद आता है कि किस दिन कौन सी टीम आके किसको हरा दे कुछ पता नहीं चलता है। अभी बहुत टाइम नहीं बीता है जबकि इटली जिसकी की टीम को हम जानते भी नहीं कि कौन कौन खेलता है, थोड़े रिलेटिवली मजबूत टीम है नेपाल की, उसको उन्होंने 10 विकेट से हरा दिया। कुछ दिन पहले इंग्लैंड हारते हारते बचा था नेपाल के खिलाफ, और ये नया उलटफेर एक आ गया कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, मतलब दुनिया में कोई भी राय में खुशी होती है क्योंकि इतना डोमिनेंस रहा ऑस्ट्रेलिया का ना कि दिल को सुकून सा मिलता है, और उनका एटीट्यूड भी उनके प्लेयर से कुछ ऐसा रहा है। तो जिम्बाब्वे ने अभी 23 रनों से हरा दिया है। 170 का टारगेट सेट किया था और ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो गई है 146 रन बनाकर। लेकिन विकास, हमारी नजर तो परसों वाले मैच पर है अब। हाँ बिल्कुल, परसों वाला मैच तो खैर पूरे देश की नजर होगी इनफैक्ट, और संडे का दिन है तो बस कहीं कोई ग्लोबल डेवलपमेंट ना हो जाए तो हम लोग भी पूरे रिलैक्स होकर देखना चाहते हैं वो पूरा मैच पूरे दिन। नहीं बिल्कुल, देखिए ये जो मैच होगा ना कोलंबो में खेला जा रहा है। पहले पाकिस्तान ने काफी ना नुकुर किया कि हम नहीं खेलेंगे भारत के खिलाफ, उसके बाद आईसीसी का प्रेशर पड़ा और उसके बाद कहे कि अच्छा ठीक है हम खेलेंगे। अब मतलब किसी को नतीजे के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान के एक ना स्पिनर हैं जो बॉल को थोड़ा होल्ड करते हैं, स्लिंग एक्शन है उस्मान तारिक का, कि क्या वो एक परेशानी का सबब बनेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ इंडिया, कोई मैच ही नहीं है। इंडियन टीम आप देखिए T20 की वर्ल्ड चैंपियन है, एशिया कप हमने जीता, पाकिस्तान को वहाँ पर हराया था। अगर हम रैंकिंग देखें T20I की टीम रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो इंडिया नंबर 1 पर है, पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। जो लास्ट हमारा एनकाउंटर हुआ उसमें हमने पाकिस्तान को हराया। और अगर आप ओवरऑल T20 का वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड देखेंगे तो 8 मैच खेले हैं, 6 इंडिया ने जीते हैं, 1 पाकिस्तान ने जीता है, 1 टाई हो गया है। तो कोई मैच नहीं है, बट ये कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना तो एक्साइटमेंट होती है। एक जमाना था कि जब तगड़ी फाइट होती थी, लेकिन वो गुजरे जमाने की बात होगी विकास। बिल्कुल, वो गुजरे जमाने की बात हुई, सही बात है। कहाँ वो प्लेयर्स थे तब पाकिस्तान में भी अच्छे, अगर क्रिकेट के चाहने वाले हैं तो पाकिस्तान में भी तब कई क्रिकेटर्स ऐसे थे जिनको आप देखते थे कि हाँ ये क्रिकेटर कुछ करेगा। लेकिन अब तो खैर पिछला मैच जो है एक फैक्टर और है विकास जी। एक फैक्टर और है, आपको पता है ना 15 तारीख को क्या है? 15 तारीख को मैच है। तो भोले बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। महाशिवरात्रि है। ओके, तो आप देखिए किसका पलड़ा भारी है। बिल्कुल, अब क्लियर है, अब कोई डाउट रहा नहीं। हाँ बिल्कुल, चलिए फिलहाल अब इसी तो नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बाजार में तो क्या है कि आज कुछ बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो कुछ और तमाम एक्शंस पर चर्चा करेंगे। कुछ खबरों वाले जो शेयर हैं उनमें जो एक्शन आया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। तो देखिए हम थोड़े थोड़े वीकेंड मोड में जरूर आते हुए दिख रहे हैं और मैच से जुड़े भी काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, पर मार्केट पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। ये थोड़ा कंसर्निंग जरूर है क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे हमने 25,500 को भी तोड़ दिया था, अभी फिलहाल हम उसके हल्के से ऊपर है। वही निफ्टी बैंक भी अब 60,000 के लेवल्स किस तरीके से बचा पाएगा या नहीं ये देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पर आप हताश नहीं हुई है, अभी भी 45 मिनट्स बाकी हैं। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी ले रहे हैं। और अब स्वागत करते हैं शो में हमारे एक और खास मेहमान का। रचित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रचित, तो देखिए आपकी कॉल्स ले उससे पहले तो आप अपडेट्स दे दीजिए क्योंकि सुबह हमने ये ज़रूर नोटिस किया था कि जहाँ पर मेजॉरिटी एक्सपर्ट्स बाय के साइड ट्रेड्स दे रहे थे, आपने खुलते से ही कई सारे सेल काउंटर्स भी लाए थे, ये जानते हुए कि मार्केट्स की ओपनिंग ही शायद थोड़ी गिरावट भरी हो। तो कोई अपडेट्स हैं तो बता दीजिए। देखिए बिल्कुल, सबसे पहला अपडेट तो ये है कि हिंदुस्तान जिंक पे हमने जो एक सेल कॉल दी थी उसके टारगेट सेट हो चुके हैं। फर्स्ट टारगेट
सेकंड टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। मैं समझता हूँ आने वाले वीक में आपको देखने को मिल सकता है इसका सेकंड टारगेट भी हिट होता हुआ। ओएनजीसी पे भी अगर हम नजर डालें तो ओएनजीसी भी हमारे फर्स्ट टारगेट के बिल्कुल पास 264 के टारगेट्स दिए थे, 266 का लो बनाया है। अभी फर्स्ट टारगेट इसका रिमेनिंग है, बट मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल आराम से देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ एक हमने इंगरसोल रैंक के लिए कॉल दी थी, 3840 के टारगेट्स दिए थे, 3849 का हाई रजिस्टर करके अब थोड़ा सा कूल ऑफ किया है, बट पोजीशन आप मेंटेन रखें। आने वाले कुछ दिनों में आपको सेकंड टारगेट भी देखने को मिल जाएगा। किर्लोस्कर इंजिन्स पे, किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स पे हमने कॉल जनरेट करी थी 1375 लेवल्स पे, उसके बाद 1394। दो यूजुअली मेरे साथ प्रॉब्लम एक ही होती है कि मेरे टारगेट्स बहुत दूर हो जाते हैं, मतलब आप देखिए कि 20 रुपीज के अपसाइड के बाद भी टारगेट नहीं आ रहा है, उससे भी अराउंड 20-24 रुपीज ऊपर 1424 का पहला टारगेट है। तो पोजीशन अभी बनाए रखें। एक रिकवरी की हमने बात करी थी कि ड्यूरिंग द डे आपको आती हुई देखने को मिलेगी, बट अभी वो भी थोड़ी फिजल आउट हो रही है और अब जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, थोड़ा सा टेंशन अब गहराता हुआ दिख रहा है मार्केट के अंदर। तो चलिए, लिस्ट कितनी लंबी थी, हम भी यही देख रहे थे कि 2-3 काउंटर्स तो हम लोग को भी याद थे, बट आपने तो सब पे काफ़ी अच्छे अपडेट्स दिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपके टारगेट्स भी हिट हों और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स अपने अपडेट्स भी शेयर करते रहते हैं। जी हाँ, मार्केट्स में थोड़े कंसर्न ज़रूर दिख रहे हैं क्योंकि अभी जो है वीकनेस गहराती हुई दिख रही है और मात्र 7 काउंटर्स हैं निफ्टी बार आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले सृष्टि ने वादा किया था कि हम आपके लिए कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे, तो सबसे पहले बेहतरीन एक ऑप्शन की ट्रेडिंग आइडिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वक्त है ऑप्शंस के चैंपियन का। और ऑप्शंस के चैंपियन लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं रत्नेश गोयल जी। रत्नेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और ऑप्शंस के चैंपियन के तौर पे आपने आज क्या चुना है, क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे आप? जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों, नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक्स में काफी एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट नए हो रहे हैं। इसमें से इटर्नल ने अपना नया फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है जो अपने 200 मूविंग एवरेज डेली चार्ट में नीचे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें एक नया प्रेशर बन सकता है। यहाँ पे 280 रुपए की स्ट्राइक का पुट लेने की सलाह रहेगी। 4.5-5 रुपए के आसपास में बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। 3 रुपए का जो टारगेट बन सकता है, 9 रुपए का जो आपने बीप बीप की आवाज सुनी और रत्नेश जी से हमारा संपर्क टूट गया। कोई बात नहीं, रत्नेश जी ने अपनी स्ट्रेटजी हमारे पास शेयर कर दी है। इटर्नल यानी जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है उस पे 280 का पुट खरीदने की सलाह है। 5 रुपए में आपको खरीदना है। 286 पे अभी भाव चल रहे हैं, तो इन द मनी कॉल हुई एक तरह से। और लक्ष्य जो रखना है आपको, टारगेट जो रखना है वो 9 रुपए का रखना है। स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वो 3 रुपए का रखना है। अधिकतम मुनाफा आपको हो सकता है 9700 रुपए का। अधिकतम नुकसान जो आपको हो सकता है वो 4850 रुपए का हो सकता है। ये स्ट्रेटजी सजेस्ट की है रत्नेश जी ने। आप देखिए 280 का आपका फरवरी का पुट आपकी स्क्रीन पर है। 2.5% की तेजी इसके ऑलरेडी दिख रही है। इसके ऊपर 4 रुपए में उन्होंने खरीदने को कहा, 4 रुपए 50 पैसे के आसपास भाव चल रहे हैं अभी। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में हालांकि गिरावट है, आप देखिए। तो ओवरऑल ये स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है आपको कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और 1 लाख तक का नुकसान हो सकता है। और आपको घाटा हो या मुनाफा, आपको ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में 15 से 50% तक देना पड़ता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपने ट्रेड को लें। चलिए, एक स्टॉक जो आज एक्सीडेंट के तौर पर देखा जा सकता है वो है मुथूट फाइनेंस का। और आमतौर पे मैं वॉल्यूम के साथ तेजी वाले शेयर्स आइडेंटिफाई करता हूं और अंशुल जी के पास जाके पूछा करता हूं कि अंशुल जी क्या करना है। लेकिन ये शेयर जो है ये वॉल्यूम के साथ गिरावट दिखा रहा है। 11.5% की कमजोरी शेयर में दिख रही है। बहुत ज्यादा परेशानी तो नतीजों के अंदर ऐसी कोई दिखी नहीं थी। मैनेजमेंट कमेंट्री भी पॉजिटिव है। एक काम करते हैं, अभिषेक से पूछते हैं। अभिषेक ने इस पर पूरी रिसर्च की है। अभिषेक, क्यों आखिर इतनी बड़ी गिरावट, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? विकास, देखिए, गिरावट की सबसे बड़ी वजह तो यह है कि निवेशकों में कहीं ना कहीं चिंता है कि जिस तरह की ग्रोथ कंपनी ने एंजॉय की पिछले साल में और शेयर प्राइस जिस हिसाब से आगे बढ़ा है, क्या अर्निंग उसको मैच कर पाएगी? क्या इसी तरह की अर्निंग ग्रोथ हम आगे भी देखेंगे? सबसे बड़ा कंसर्न यही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। आप प्रॉफिट देखिए, 95% का उछाल है और प्रॉफिट लगभग 1350 करोड़ रुपए से बढ़कर हम देख रहे हैं कि 2600 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। आप ब्याज से आए देखिए, ये भी लगभग 65% बढ़ी है।
तो ये नंबर हेल्दी है। एयूएम अगर हम बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो भी अगर हम लास्ट ईयर की तिमाही से अगर हम तुलना करेंगे तो लगभग 50% के आसपास का उछाल है। तो सब कुछ बढ़िया है। कुछ कुछ चिंताएं अब यही हैं जो आपके सामने मैंने शुरुआत में बताई। और एक चिंता यह भी है कि जो मुनाफे में जो बढ़ोतरी आई है ना, उसमें 650 करोड़ रुपए की जो रकम है वो एक मुश्त ब्याज आय के तौर पर आई है, यानी कि इंटरेस्ट इनकम, ये वन टाइम गेन इनके लिए है। दूसरा रीजन ये है कि सोने चांदी की कीमतों में देखने की ऊपरी स्तरों से प्रेशर आ रहा है। अब ये गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनी है, लोग सोना गिरवी रखते हैं और लोन ले जाते हैं, और इनके लगभग टोटल पोर्टफोलियो में जो गोल्ड लोन का हिस्सा है वो 87% पर। तो धीरे धीरे उसमें निश्चित तौर पर कमी आ रही है, और कंपनी ने भी कहा है कि सोना गिरवी रख के लोन लेने वालों की संख्या में गिरावट आ रही है। एक कंसर्न ये है, गोल्ड का जो भंडार है वो तो बहुत ज्यादा है कंपनी के पास। मतलब मैं खुद सरप्राइज हो गया जब मैं डेटा चेक कर रहा था। 205 टन गोल्ड इनके पास है मुथूट फाइनेंस के पास, और लेकिन ये पिछले तिमाही से 2% कम है। तो क्या ये आगे ये घटेगा? हो सकता है कि इसमें हम आगे कमी देखें। और एक और चीज, लोन टू वैल्यू रेशियो, यानी कि जितने का गोल्ड ये रखते हैं और उसके बदले कितने का लोन देते हैं, उस रेशियो को LTV कहते हैं। वो करीब करीब 3/4% गिर के आ गया है, लगभग 56% के आसपास का। तो ये कुछ रीजन है। और बाकी हम देख रहे हैं कि भारी तूफानी तेजी के बाद एक वैल्यूएशन करेक्शन हम शेयर में देख रहे हैं। आप शेयर के चाल को देखिए, साल भर में अभी भी आज की गिरावट के बाद भी करीब 55-56% ऊपर आपको नजर आएगा। 6 महीने में 44% ऊपर है। हालांकि महीने भर में 8% नीचे दिखाई देगा, क्योंकि आज ही गिरावट इसमें ज्यादा होगी। अब वैल्यूएशन है वो थोड़े से प्राइसी हो गए थे इतने ज्यादा शेयर के चलने के बाद। और अगर हम 1 ईयर फॉरवर्ड अगर हम वैल्यूएशन देखें F27 के हिसाब से, तो प्राइस टू बुक 3.3x है। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 14x पर पी है, जो थोड़ा सा महंगा है। तो वैल्यूएशन की चिंता थोड़ी सी है। हालांकि जो ब्रोकरेजेस हैं अभी भी शेयर को लेकर वो काफी ज्यादा बुलिश आपको नजर आएंगे। जेफरीज की बाई की रेटिंग है 4750 के लक्ष्य हैं। CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 4600 के टारगेट दिए हैं। और नुआमा की बाई की रेटिंग है 4000 रुपए के। तो नंबर अच्छे हैं, कारोबार को लेकर कोई चिंता नहीं है। शेयर चल बहुत गया था, और मतलब अच्छा ही है, थोड़ा अपॉर्चुनिटी नए लोगों को मिल जाएगी। आज 11% की गिरावट, और थोड़ी सी ना मतलब इंटरेस्टिंग चीज ये कि इंट्राडे में थोड़ा भी रिकवर हुआ नहीं। जो ये गिरा, निफ्टी का टॉप FNO का टॉप लूजर बना, तो वही रह गया 11.5%। अभी भी आपको नीचे दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल एक फ्लैट लाइन है शुरुआत में गिरावट के बाद। तो 3600 रुपए का है, लेकिन नुआमा के टारगेट 4000 के, और बाकी CLSA जेफरीज के तो और ऊपर के टारगेट हैं। यहां से भी हजार रुपए ऊपर के लक्ष्य हैं। अभी एक राय जरा ले लेते हैं। रची जी, आप जरा मुथूट फाइनेंस को लेकर व्यू दीजिए। कॉन्ट्रा बाइंग अभी करनी है या फिर थोड़ा और वेट करना है? सर सुबह भी हमने प्री ओपनिंग पे डिस्कस किया था, तो लोअर लेवल की ही बात हुई थी। और अभी भी मैं समझता हूं जिस तरीके से ये पोजीशन है, फर्दर डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। इसमें कोई भी रिस्पाइट नहीं दिख रहा। एक सपोर्ट दिख रहा है 3380 लेवल्स पे। उसको टेस्ट करने के बाद अगर ये बाउंस बैक दिखाता है तो थोड़ा सा आपको रिस्पाइट मूवमेंट देखने को मिल सकता है 3780 लेवल्स तक। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी डाउनसाइड फर्दर ही आता हुआ दिख रहा है। स्टे अवे वुड बी द क्लियर कॉल। ठीक है, मुथूट फाइनेंस को लेकर ये व्यू हो गया। और आज देखेंगे आपकी मुथूट फाइनेंस के अलावा ना फाइनेंशियल स्पेस में बाइंग आपको नजर आएगी, क्योंकि कल भी हम देख रहे थे कि मैक्स फाइनेंशियल चल रहा था, आज भी 1% ऊपर है। बजाज फाइनेंस 2% ऊपर आपको नजर आएगा, और निफ्टी का इनफेक्ट ये टॉप गेनर है। तो बाकी बैंकिंग फाइनेंशियल में, बैंकिंग तो थोड़े से पीछे छूट रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि बाइंग मोमेंटम थोड़ा सा कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आएगा। आज ना तेजी के सौदे खोजना ना इस बाजार में थोड़ा मुश्किल है, और पता नहीं कि सोमवार को क्या होगा, वीकेंड पर क्या कुछ डेवलपमेंट्स होंगे, अमेरिकी बाजार की चाल किस तरह की रहेगी, क्योंकि हम तो वहां से क्यों ले ही रहे हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स जरूर हम खोजने की कोशिश करेंगे। फेडरल बैंक को लेकर एक व्यू चाहिए आपसे अंशुल जी। फेडरल बैंक स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है, कुछ अच्छे इनके लिए ट्रिगर्स भी आए हैं रेगुलेटर्स की तरफ से। आपकी राय क्या होगी, क्या इसमें बाइंग करनी चाहिए? हर हफ्ते कंटिन्यूस अप मूव के बाद करंट वीक में पॉज ले रहा है, और प्रोबेबली ये पॉज आज के सेशन के लिए तो एटलीस्ट कंटिन्यू रहेगी। मंडे के सेशन में अगर कोई ब्रेकआउट बनता है 291 292 की जोन के ऊपर, तो फ्रेश बाइंग बनेगी। बाकी बैंक स्ट्रांग है, उसमें ये भी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी अगर अपने सपोर्ट प्रोटेक्ट करके बाउंस बैक या ब्रेकआउट देती है, तो ये उसमें पार्टिसिपेट करेगा अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बट बाइंग 291 के, कम से कम 291 के ब्रेकआउट के बाद ही करनी चाहिए।
ठीक है, ठीक है, ये राय होगी आपके लिए फेडरल बैंक को लेकर। लेकिन सेबी के चीफ तुहिन कांत पांडे हमारे ईटी नाउ, हमारा जो चैनल है, सिस्टर कंसर्न है, ग्लोबल बिजनेस समिट चल रहा है नई दिल्ली में, और उसमें अपना संबोधन कर रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं। 81% in FY 2015 to 138% today. This is not just growth in numbers. It's a structural shift in how the economy is financed. Capital raising in our market has also seen strong momentum. In FY 25, equity and debt issuances together amounted to 14.3 trillion rupees. In FY 26 so far, from April to January, an additional 11.6 trillion rupees has already been mobilized, which included capital raising through 329 IPOs. In 2025, India led in IPO activity globally with record number of IPOs and stood third in terms of IPO proceeds. Mutual funds have become a major channel for household participation. Assets under management had grown from around 9% of GDP in 2015 to about 23% today. SIP assets now represent nearly 20% of total mutual fund assets. The ownership structure of listed companies is changing. Individuals and mutual funds together now own around 21% of listed entities, compared to 13% in FY15. This means the Indian household is no longer a peripheral participant. It's now central to the equity story of India. But growth also brings new risks. More participants mean more responsibility. More innovation means more complexity. This is where regulation must evolve. Regulation itself has changed with the market. We are moving from a framework that focused largely on entities to one that focuses on their activities and risks. We are moving from silo oversight to a more coordinated regulatory architecture. We are also moving from static rules to dynamic supervision. The role of regulator is not limited to regulations. It's about being a market developer, a guardian of integrity, and a protector of investors. Regulatory consistency and proportionality matter. They are not constraints on growth. They are enablers of confidence. As markets scale, the quality of regulation becomes as important as the quantity of capital they attract. Let me now turn to some of the key reforms that are shaping this next phase of market development. These reforms are not about fixing yesterday's problems alone. They are about preparing for tomorrow's markets. To support India's expanding economic aspirations, we are building deeper and more diverse markets. Indian securities market is the first major market to implement T+1 settlement cycle. This reduction in settlement cycle has resulted in reduced risk, faster access to capital, and improved operational efficiency in the market. Our market microstructure allows for granular client-level visibility as compared to omnibus structure in many advanced markets. Our depositories are handling over 210 million demat accounts, while exchanges process around 40 million trades in a day in cash market segments. To facilitate capital raising,
we have simplified listing frameworks, reduced listing timelines, and proposed easing of minimum public offer thresholds for large issuers. SEBI has taken several steps to strengthen the corporate bond market. Introduction of electronic bond book provider platform led to increased efficiency and better price discovery in primary market. The request for quote and online bond platform providers are helping improved price discovery in secondary market. Further, RBI and SEBI are looking forward to introducing a framework for derivatives on corporate bond indices, which will further deepen the corporate bond market. To bridge the gap between mutual funds and portfolio management services, we have introduced the Specialized Investment Fund. For foreign investors, the Swagat FI framework now offers easier access through unified registration, simplified documentation, and streamlined compliance. We are working towards paperless and digital signed workflows to improve FPI onboarding experience. Reforms in the block deal framework and the introduction of the common contract note for institutional trades will bring greater clarity and consistency to large transactions. The decision to introduce closing auction session in the equity cash segment is another major step. It ensures that the closing price reflects collective market consensus. It also enables passive funds to transact at the closing price, helping reduce the tracking error. A market deepens only when supply and demand grow together. We have revised the distributor incentive structures to encourage onboarding of first-time investors from beyond top 30 cities and to enlarge participation of women investors in mutual funds. To improve retail access, the minimum investment threshold in privately placed bonds has been reduced. Moreover, issuers can now offer incentives in public issues of debt securities. To promote ease of doing business, we have streamlined IPO processes and created a single filing system to reduce duplication. Related party transaction disclosures have also been simplified. Flexibility has been introduced in BRSR core, allowing listed companies to opt for assessment or assurance. Comprehensive reviews of key regulations covering mutual funds and stockbrokers have been undertaken to make them more coherent and contemporary, while the review of LODR and settlement regulations is ongoing. We have implemented several reforms aiming at ease of business to promote alternative investment fund segment. We are also looking at the ease of exit too in addressing some practical difficulties. Investor protection is not a separate pillar. It's embedded in everything we do. We have introduced validated UPI handles and the SEBI check tool to help investors verify intermediary bank accounts to prevent cyber frauds. The Unified Investor app provides a single view of holdings across depositories and simplifies e-voting. The Mitra platform helps track inactive mutual fund folios and improve KYC accuracy. We have also launched a unique initiative called Parva to ensure that performance claims by intermediaries in future can be presented to investors in a verified and standardized manner by a third party. To further facilitate the investors to get rightful access to their securities,
recently we have opened a special window for transfer and dematerialization of physical securities. We propose to considerably ease the process of transmission of shares as inheritance. To protect the interest of investors who pledge their securities, we have proposed to strengthen the pledge framework through depositories. To further ease investor onboarding, we have also proposed to streamline KYC processes further. तो आप सुन रहे थे सेबी चेयरपर्सन को, जिनका संबोधन जो है अभी जीएसबी में फिलहाल जारी है, और किस तरीके से सेबी ने कदम उठाए हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और साथ ही बॉन्ड मार्केट होल्डर्स के लिए, उस पर जो है उनकी टिप्पणी अभी आती हुई, और इससे जुड़े तमाम अपडेट्स भी हम आपके सामने लगातार लेकर आएंगे और टिकर पे आपके लिए वो फ्लैश होते रहेंगे। पर फिर से चलिए एक बार बाजार पे लौटते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीकनेस गहराती हुई और कई लेवल्स जो हैं फिलहाल बाजार तोड़ता हुआ अभी 25,480 के पास, और निफ्टी बैंक में लगभग 500 अंकों की गिरावट। पर चलिए फिलहाल इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। बाजार में देखने की गिरावट और बढ़ गई है। निफ्टी की गिरावट है अब करीब 325 अंकों की, और 20 डीएमए पर निफ्टी हम देख रहे हैं कि थोड़ा समय बिता रहा है। 25,480 का लेवल, 25,479 ये है 20 डीएमए का लेवल निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट हो गई है 500 अंकों की, और बाजार में किसी भी सेक्टर से आज सपोर्ट नहीं है। इंडिया विक्स आप नजर रखिए, करीब करीब 13% ऊपर इंडिया विक्स से 13.25 के आसपास का आपको लेवल इंडिया विक्स पर नजर आएगा। सेक्टोरल इंडाइसेस में आईटी में थोड़ी थोड़ी लोअर लेवल से रिकवरी आई थी, हालांकि अभी भी जो गिरावट है वो अच्छी खासी है आईटी इंडेक्स में। लेकिन आज डिसरप्शन ज्यादा आया है मेटल से, मेटल में करीब 3% के आसपास की गिरावट। इसके अलावा रियल एस्टेट, एफएमसीजी, पावर, तमाम सेक्टर, ऑयल एंड गैस, क्योंकि रिलायंस टूट रहा है, तो ये सारे के सारे इंडेक्स गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन चलिए 15 मिनट का समय बच गया है, और क्या हमारे एक्सपर्ट्स को बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी की ट्रेड देने में कंफर्ट है, ये भी चेक कर लेते हैं। और हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया जी भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनव स्वदेश पर। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं राजेश जी। बाजार यहां से आपको आगे कैसा लग रहा है सर, और क्या कोई बीटीएसटी एसटीबीटी के ट्रेड्स हैं आपके पास? नहीं है सर तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो काफी इंटेंस सप्लाई प्रेशर आज निफ्टी में और अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिला, और जिस तरीके से निफ्टी ने अब 25,500 के लेवल को भी तोड़ दिया है, तो ये अब एक डैमेज होते हुए दिख रहा है नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पे। हमें लगता है अगर 25,500 के नीचे रहेंगे तो शायद ये गिरावट और भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। स्टॉक आइडिया में बात करें तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट पे अभी फोकस करेंगे। लॉन्ग साइड पे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है जिंदल पॉली का। यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे हमें लगता है थोड़ा कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड रहेगा। 480 तक के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा 445 का। शॉर्ट साइड में जो स्टॉक हमें लगता है कि वीकनेस अब दिखा रहा है वो है एशियन पेंट का। अगर देखें तो एक जो रिकवरी का अटेम्प्ट पिछले दिनों में बना था, अब वापस स्टॉक अपने लोअर बैंड की तरफ ही बढ़ते हुए दिख रहा है। एशियन पेंट फ्यूचर में शॉर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन आते हुए दिखा, 2400 के नीचे अब फिसला है, तो एशियन पेंट फ्यूचर शॉर्ट किए जा सकते हैं। डाउन साइड के टारगेट होंगे 2340 2320 की तरफ। ऑन हायर साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2405 रुपए के आसपास। ठीक है, एशियन पेंट्स को लेकर ये व्यू, फ्यूचर्स में आपको शॉर्ट करने की सलाह है, और 2340 2320 के टारगेट होंगे। 2405 रुपए पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। दूसरा शेयर बताया था राजेश जी ने, वो था जिंदल पॉली फिल्म्स, 450 रुपए वाला, 456 रुपए का भाव है। और हमने देखा कि पिछले कुछ मिनटों में लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है और शेयर को ले गया है 3.5% ऊपर। राजेश जी, एक बार ना आप जरा जिंदल पॉली फिल्म्स के लेवल एक बार फिर से शेयर कर दीजिए प्लीज। जिंदल तो पॉली फिल्म्स, इन्वेस्टमेंट नहीं, या जिंदल पॉली फिल्म्स, तो इसके स्टॉप लॉस होंगे करीब 445 के, और अपसाइड के टारगेट हमको इसको लगता है 480 से 490 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं।
ठीक है, 445 का स्टॉप लॉस होगा, 480 से 490 के टारगेट होंगे जिंदल पॉली फिल्म्स के लिए। तो एक शॉर्ट का आपके लिए सौदा और एक कैश की कंपनी में आपके लिए बाइंग की सलाह है राजेश जी की तरफ से। प्रदीप, आप जरा बताइए कि क्या बीटीएसटी ट्रेड आप सजेस्ट करेंगे? बीटीएसटी करेंगे, एसटीबीटी करेंगे, या फिर दोनों जैसे राजेश सर ने एक बाइक सेल दिया है? अभिषेक जी, अभी फिलहाल तो मेरे पास कोई कॉल है नहीं, मैं ढूंढ ही रहा था। इनफैक्ट एक अपडेट ही दे देता हूँ। सनसेरा इंजीनियरिंग लास्ट वीक ही कॉल दिया था, ऑलमोस्ट 12% चला है, मैंने अपडेट ही नहीं दिया था इसका। तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर जाइए। और आज सुबह भी जो 2 कॉल दिया था वो अभी भी एक्टिव है, और बहुत सारा कॉल में टारगेट अचीव हुआ है, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है। अगर मंडे बाई चांस गैप अप होता है तो जितने भी अभी शॉर्ट कॉल देंगे तो वो थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है। तो इसीलिए अभी मेरे पास कुछ भी कॉल नहीं होगा, जो भी देंगे मंडे देंगे फिर से। खुश होता हूं इस तरह की स्ट्रेटजी आती है। तो देखिए, पैसे बचे रहने चाहिए, पैसे बने चाहे ना बने। सुरक्षा पहले जरूरी है, बाद में अप्रिशिएशन बाद में हम देख लेंगे। तो जहां पर कन्विक्शन है वही कॉल चाहिए। कन्विक्शन नहीं है, मन में अगर 1% भी शक है ना कि पता नहीं क्या होगा, तो फिर छोड़ दीजिए। राजेश सर ने दो दे दिए हैं, 2 के भरोसे थोड़ा सा और इसको हो सकता है लिस्ट लंबी हो जाए। रचित जी के पास चलते हैं। रचित जी, आपके पास है कोई शेयर? बिल्कुल सर, एसटीबीटी भी है और बीटीएसटी भी है। दोनों साइड एक अच्छा सेटअप दिख रहा है, तो थोड़ा सा कन्विक्शन बना के, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं दे देता हूँ बीटीएसटी। बजाज फाइनेंस आप देखिए 1019 लेवल्स पे चल रहा है। अच्छा लग रहा है जिस तरीके से इस मार्केट में भी मेंटेन कर रहा है। मंडे को अगर आपको मार्केट में थोड़ा सा भी रिस्पाइट दिखता है, हाथ के हाथ 1048 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 990 का एक बहुत क्लोज स्टॉप लॉस हमने रखा है, क्योंकि टारगेट्स भी बहुत ज्यादा नहीं दिए हैं, स्टॉप लॉस भी छोटा रखा है। ये तो बीटीएसटी हो जाएगी, और एसटीबीटी जो हो जाएगी वो हम लेकर आए हैं आईआरसीटीसी। जिस तरीके से अभी ये सिचुएशन पूरी बनाता हुआ दिख रहा है, इन लेवल्स पे भी सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा अभी आपको और ऊपर भी जाता हुआ दिखे 619 620 लेवल्स, वहां पे आप अपनी सेलिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो होगा 630 का, और टारगेट जो है वो निकल के आ रहा है 605 का। ठीक है, 630 का स्टॉप लॉस होगा, 605 रुपए का टारगेट होगा। रिस्क रिवार्ड बेहतर, थोड़ा सा और ऊपर जाए 620 के आसपास अगर पहुंचता है तो वहां पर शॉर्ट कीजिए, कंफर्ट आपके लिए थोड़ा सा और बन जाएगा। तो एक बाइंग का सौदा और एक सेल का ट्रेड हो गया रचित जी की तरफ से। अंशुल जी, आप बताइए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? सर देखिए, जहां से हमने शो स्टार्ट किया था मार्केट में, वहां से थोड़ा सा प्रेशर आया है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ बाई करने का यही फायदा होता है। 922 का इंडसइंड बैंक डे हाई बना रहा है, 927.25 रुपए, 5 रुपए हाथों हाथ मिल रहा है। अगर ओवरनाइट रिस्क नहीं लेनी है तो प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं, और ओवरनाइट रिस्क लेनी है तो इसको लेके जाना चाहिए। 932 935 तक मिल सकता है। उसी कड़ी में रिलेटिव वीकनेस बेच के जाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट टू हल्का सा भी नेगेटिव खुला तो रिलेटिव वीक काउंटर में आपको अच्छी डाउनसाइड ओपनिंग मिल सकती है। मैं स्टॉप इसमें एक फ्लैग का ब्रेकडाउन आया है, फॉलिंग 10 20 50 डेली और वीकली मूविंग एवरेज है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन बना है 2370 के आसपास, अभी 2346 चल रहा है। 2346 पे बेच के जाना चाहिए इसको। 2375 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और नीचे में 2290 का टारगेट लगाना चाहिए। तो मैं स्टॉक को बेच के जाना चाहिए। कंप्लीट रिलेटिव वीकनेस है और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन है, तो स्टॉक में एक डाउनसाइड अच्छी खासी बन सकती है यहाँ से। बिल्कुल, तो ये सलाह अंशुल जी की तरफ से। लेकिन अंशुल जी, आज सुबह सुबह जब आईटी में भयंकर गिरावट थी तो आपने एक कॉल इन्फोसिस पर दिया था, और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी इन्फोसिस की रिकवरी बड़ी ही शानदार दिख रही है चार्ट पर। इन्फोसिस को अगर आपके चार्ट पर ले आए, आपकी स्क्रीन पर देखिए आप, रिकवरी जो है वो शानदार दिख रही है। 1377 का हाई बना दिया। क्या टारगेट दिए थे आपने अंशुल जी? का टारगेट था 1370 के टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे मैं कैरी नहीं करना चाहूंगा। हालांकि इन्फोसिस पे जो चीज नोट करने की है वो है वॉल्यूम्स। 438% वॉल्यूम राइज है 45 मिलियन का, बट चूंकि बहुत लंबी गिरावट है और शार्प बाउंस हो गया है, मैं ओवरनाइट नहीं कैरी करना चाहूंगा। 1370 तक का टारगेट था जो कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल, तो ओवरनाइट कैरी नहीं करना, 1370 का टारगेट पूरा हो गया है, इसीलिए हमने पूछ लिया और ये अपडेट आप तक पहुंचा दिया। चलिए अब एक काम करते हैं, एक और अपडेट ले लेते हैं। कल नहीं, इनफैक्ट कल तो बाजार बंद है, अगले हफ्ते
अगले हफ्ते के लिए मार्केट के क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर होंगे जिन पर आपको रखनी है नजर। अगले हफ्ते मार्केट की गतिविधियों को कौन डिसाइड करेगा, वो सारे ट्रिगर्स लेकर हमारी सहयोगी मिताली हमारे साथ जुड़ गई। मिताली, बताइए क्या अहम ट्रिगर्स हैं अगले हफ्ते के लिए? जी, अगले वीक के लिए जो ट्रिगर्स अहम रहने वाले हैं उस पर नज़र डालें तो 16 फरवरी को WPI के आंकड़े सामने आने वाले हैं। साथ ही अमेरिकी बाजार जो है वो बंद रहेंगे। फ्रैक्टल एनालिटिक्स की लिस्टिंग भी हमें मंडे को देखने को मिलने वाली है और आई फाइनेंस की लिस्टिंग भी यहाँ पे मंडे को ही होगी। दोनों ही मेन बोर्ड IPOs रहने वाले हैं। 17 फरवरी की बात करें तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है ट्यूसडे को। 18 फरवरी को अमेरिका में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े सामने आते हुए नजर आएंगे। वही 19 फरवरी की बात करें तो सेंसेक्स की थर्सडे एक्सपायरी रहेगी। अमेरिका में ट्रेड डेटा और जॉबलेस क्लेम्स सामने आएंगे। ABB CIE ऑटोमोटिव के नतीजे भी Q3 के पेश किए जाएंगे। ग्लोबल कंपनी वॉलमार्ट, नेस्ले और एयरबस के नतीजे भी आते हुए नजर आएंगे 19 फरवरी को। साथ ही 20 फरवरी की बात करें तो आपको मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़ों पर रखनी होगी खासा नजर। फॉरेक्स रिजर्व के भी आंकड़े सामने आएंगे। अमेरिका में PCE प्राइस इंडेक्स पब्लिश होगा और अमेरिका में GDP और मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा सामने आएगा। तो मोस्टली मैक्रो इंडिकेटर्स जो है वो यहाँ पे सामने आते हुए नजर आएंगे और कुछ अहम नतीजे Q3 के। बिल्कुल, तो ये क्यूज हैं जहां आपको नजर रखनी है, आपको क्यूज लेने हैं अगले हफ्ते के लिए। लेकिन एक क्यू, जब अभी सेबी चेयरपर्सन बोल रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि अगले पूरे पिछले एक साल के दौरान इंडिया जो है वो IPO की एक्टिविटी में लीड कर रहा था पूरे ग्लोबल मार्केट्स को, यानी सबसे ज्यादा IPO एक्टिविटी हमारे यहाँ थी। और उससे एक क्यों मिला, एक शेयर जो है वो IPO, रिसेंट IPO है, नवंबर 2025 में लिस्टिंग हुई थी इसकी, फिजिक्स वाला। आप स्क्रीन पर लेकर आइए फिजिक्स वाला को, देखिए तेजी बड़ी शानदार दिख रही है। 7.5-8% की तेजी इस वक्त शेयर में देखने को मिल रही है फिजिक्स वाला के अंदर। और 109 का, जहां तक मुझे याद है 109 का इशू प्राइस था इसका, नवंबर 2025 की लिस्टिंग है। 108 आ गया है, आज के दिन में हाई बनाया है 111 का। राजेश जी से एक बार चेक करा लेते हैं, इशू प्राइस के ऊपर आ गया है ये शेयर। जिनके पास IPO के भाव पर हों और वो निकाल ना पाए हों, क्योंकि IPO के ऊपर गया था निश्चित तौर पे ये शेयर, 160-160 के आसपास गया था ये, तो जो निकाल ना पाए हों उन्हें क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए? बहुत ज्यादा चार्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी जितना मिला उसके अंदर राजेश जी मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो आइडिया सजेस्ट करेंगे। राजेश जी। तो बिल्कुल देखिए, डेटा तो हिस्टोरिकल डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और स्टॉक में हम देखें तो IPO लिस्टिंग के बाद स्टॉक में ग्रेजुअली हमने देखा कि स्टॉक एक करेक्टिव मूव में ही देखने को मिला है। और अब ऑलमोस्ट आज जो रिकवरी बनी है अपने लोएस्ट ट्रेजेक्ट्री, जो कि लिस्टिंग के बाद की लोएस्ट ट्रेजेक्ट्री थी, वहीं का लो बना था, करीब 100 रुपये के नीचे भी फिसला था, वहां से पुल बैक बनाया है। अब जिन्होंने IPO में नहीं निकाला है हायर साइड पे, तो करीब 160 रुपए तक भी गया था स्टॉक। लेकिन हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके की सप्लाई है वो दिखाता है कि 115 118 ये रेंज इसके लिए अभी भी चैलेंजिंग रेंज रहेगी हायर साइड पे। फॉलो करें स्टॉप लॉस को करीब 102 रुपए के आसपास का, अगर वो टूटता है तो जरूर निकल जाए। अदरवाइज 115 118 की रेंज में अगर आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। 115-118 के रेंज में आए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आपने IPO के भाव पे लिए थे और आपने बुक नहीं किया है तो। एक और शेयर जो है वो रडार पर आ रहा है, ऑफिस स्पेस। ऑफिस की स्पेलिंग थोड़ी सी टेढ़ी है इसलिए बता देता हूँ, AWFIS वाला ऑफिस है ये। बहुत पुरानी लिस्टिंग ये भी नहीं है, 1 साल 1.5 साल आई थिंक हुए होंगे इसको, लेकिन शेयर अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। आज आप दिखाइए, सॉरी गिरावट दिखा रहा है, माफ कीजिएगा, 10% के आसपास की गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है। इस वक्त देखिए 10.5% की गिरावट जो है वो दिख रही है, 9.5 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। इस पर जरा एक चेक लेते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी जरा एक बार चेक कीजिए ऑफिस। सर देखिए, जैसे अभी हमने मैच स्टॉक डिस्कस किया, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। ऑफिस में 10 नवंबर 2025 को फॉलिंग 10, 20, 50 वीकली मूविंग एवरेज रिजेक्ट हुए थे 570 रुपए में। वहां से 13 हफ्ते में 49.84% स्टॉक करेक्ट हुआ है और किसी तरह का कोई बाउंस बैक के सिग्नेचर नहीं बन रहा है। प्रोबेबली ये राउंड फिगर 300 रुपए का एक सपोर्ट मिल सकता है, बट चूंकि ऑल टाइम लो पे है, लेफ्ट साइड में कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो राउंड फिगर हम मान के चल रहे हैं कि 300 रुपए का जो सपोर्ट है साइकोलॉजिकल, वहां तक तो आराम से पहुंच सकता है। 49.84% करेक्शन काफी डीप और शार्प है। बाउंस बैक की तो फिलहाल कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। ऑलराइट, तो चलिए लगभग आधा हो चुका है ये स्टॉक और कोई भी बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी नहीं है और ऐसे बाजार में
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी पिटाई होती हुई। बट एक और अब एक बार क्विकली निफ्टी पर भी नज़र डाल देते हैं, क्योंकि 350 अंकों की गिरावट अब निफ्टी 50 दिखा रहा है और निफ्टी बैंक 600 अंकों की गिरावट आप फिलहाल इसमें होते हुए देखेंगे। एक बार क्विकली हमारे सभी एक्सपर्ट से पोल ले लेते हैं, क्या उनको मंडे को गैप अप लग रहा है या गैप डाउन? राजेश जी, आपका व्यू। आई थिंक गैप डाउन ही होगा। ब्रेक डाउन हुआ है 25,500 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, तो ये टूटा है, तो हमें लगता है कि फर्दर फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल सकती है मंडे को भी। आपका व्यू, गैप अप गैप डाउन? देखिए, मैं साइडवेज टू गैप अप के फेवर में थोड़ा सा जाता हुआ दिखूंगा। जितना पेन पॉइंट आपको अभी दिख रहा है, थोड़ा सा आप डिस्काउंट करेंगे। और इसके साथ साथ एक अपडेट और दे देता हूं आपको। अभी हमने बजाज फाइनेंस की कॉल दी थी, 1032 का हाई रजिस्टर किया है। अगर ओवरनाइट आप टेंशन नहीं लेके जाना चाह रहे हैं तो अभी आपको मिल रहे हैं करीबन 12 रुपए। बुक करना चाहे तो करें, और अगर लेके जाना चाह रहे हैं तो अभी टारगेट्स इंटैक्ट। बजाज फाइनेंस यहाँ पर आपको बुक करना है। और माइल गैप अप, अंशुल जी वेरी क्विकली, गैप अप गैप डाउन? देखिए, गैप डाउन रहना चाहिए। 25,491 के नीचे क्लोज हो रहा है, तो एक गैप डाउन की ओपनिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ऑलराइट, एंड लास्टली प्रदीप जी, आपका व्यू? देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी वाला काम हो जाएगा, गैप अप या गैप डाउन। मैं बोलूंगा कि एक बार आप, जैसे कि मेरा व्यू पॉजिटिव भी है ओवरऑल मार्केट में। मैं सुबह भी बताया था कि अगर नीचे आता है, ऑलमोस्ट आया है, तो मैं तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक ढूंढ रहा हूँ और बस एक्यूमुलेशन करने का प्लानिंग सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि मंडे ही फ्रेश व्यू आपको बिल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए, थोड़ा टाई होते हुए ज़रूर दिख रहा है। दो एक्सपर्ट्स हमारे मान रहे हैं कि गैप डाउन होना चाहिए, कुछ की लेवल्स टूटे हैं। रचित का थोड़ा मानना है कि हल्का पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ ही प्रदीप जी ने तो अभी रिफ्रेन किया है, बोला है कि क्वालिटी स्टॉक्स आप ज़रूर ढूंढिए। अब देखते हैं कौन सही होता है, इसका इंतज़ार आपको मंडे तक करना पड़ेगा। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आज आपने समय निकाला और हमारे काउंटर्स और ढेर सारे काउंटर्स पर अपना व्यू भी दिया। पर देखिए, हफ्ता काफ़ी एक्साइटिंग रहा है मार्केट्स के लिए। नतीजों का फुल स्विंग था और ऐसे में कई सारी खबरें भी हमने आती हुई देखी। कच्चे तेल में और साथ ही साथ प्रेशियस मेटल्स में ये पूरे हफ्ते ज़बरदस्त एक्शन रहा। इक्विटी मार्केट के लिहाज से आज की अगर हम क्लोजिंग देखें तो बेहद कमज़ोर, 25,500 के नीचे फिलहाल निफ्टी 50 बंद होने के संकेत दे रहा है। और निफ्टी बैंक भी 60,000 के लेवल्स को होल्ड कर पाया, कम से कम यही अच्छी बात है। बट ये पूरे हफ्ते एक बेहतरीन तेजी जो है निफ्टी बैंक ने दिखाई, और एसबीआई बना था इस हफ्ते का टॉप शाइनिंग स्टार। बजाज फाइनेंस भी पीछे नहीं था, क्योंकि पिछले 2 दिनों में देखें तो यहाँ पर भी 5 से 6% की तेजी आ चुकी है बेहतरीन कॉन कॉल के बाद। आयशा मोटर्स में हमने ज़बरदस्त रफ्तार देखी नतीजों के बाद। एक दिन तो ये 7 से 8% की भी मूव्स दिखा रहा था। एसबीआई लाइफ, एसबीआई सिप्ला आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। पिटने वाले शेयर्स में, जी हाँ, यहाँ पे मेटल काउंटर्स लीड कर रहे हैं। एनर्जी स्पेस यानी ऑयल एंड गैस काउंटर्स, जिसमें कोल इंडिया, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये तमाम काउंटर्स की पिटाई हो रही है। और टाइटन के नतीजे भी इस हफ्ते के दौरान आए थे, कुछ भी वहां से हमने एक्साइटमेंट देखी नहीं है। बट आईटी काउंटर्स को कैसे भूल जाएं। आज हालांकि टॉप 10 लूजर्स में से विप्रो सिर्फ आपको दिखेगा, पर बाकी आईटी काउंटर्स में आज बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि ये पूरे हफ्ते हमने एक तरफा उनकी पिटाई होती हुई देखी थी। अब अगले हफ्ते क्या आईटी काउंटर्स और थोड़ा बहुत रिकवर करते हैं या नहीं, ये देखना सबसे ज़्यादा अहम होगा। और किस तरीके से जो है आपकी सेक्टर चर्निंग होती है, अलग अलग सेक्टर्स में जो है हम पैसे आते हुए या फिर निकलते हुए देखते हैं, ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पूरे डिफेंस पैक के लिए भी पॉजिटिव खबर, और आज HAL लगभग 1% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग के संकेत दे रहा है। साथ ही साथ मुथूट फाइनेंस 12% की कमजोरी के साथ आज फिलहाल डे एंड करता हुआ। इटर्नल अभी तो थोड़ा बहुत अच्छा मूव आते देखा था, पर आज फिर से स्टॉक की पिटाई होती हुई लगभग 4.5% की गिरावट आप इस पर्टिकुलर काउंटर में देखेंगे। और आज इस मार्केट की गिरावट में अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स भी बचे नहीं हैं। तमाम काउंटर्स में आज बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। ब्रॉडर मार्केट स्पेस में से वेरी क्विकली अगर हम देखें तो EIL बना है आज का स्टार परफॉर्मर। लिंडे इंडिया, इंगरसोल रैन, ये और काउंटर्स थे जिनमें अच्छा मूव था। और साथ ही टेक्सटाइल काउंटर्स यहाँ पर जो है एक अच्छी रफ्तार, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री आई थी, और उसके चलते कल और आज हमने एक अच्छा मूव इन सभी स्टॉक्स में देखा है। कुछ फार्मा काउंटर्स की पिटाई ज़रूर हुई है, बट ऑल इन ऑल देखें तो आज गिरावट भरा बाजार, 25,500 के लेवल्स को हम तोड़ते हुए नीचे जा चुके हैं। हालांकि निफ्टी बैंक में भी 500 अंकों की गिरावट है, पर निफ्टी के मुकाबले ये गिरावट थोड़ी कम है। और इंडिया विक्स भी आज 13 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, लगभग 12% की तेजी आप यहाँ पर देखेंगे।
ऑलराइट, तो चलिए मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है, रेट्स को थोड़ा सेटल होने देंगे, बट इसी के साथ मुझे, अभिषेक और विकास को यहीं पे दीजिए इजाज़त। पर आपसे मिलेंगे हम अगले हफ्ते, पर ये वीकेंड अब आप थोड़ी सी राहत के साथ ज़रूर ले सकते हैं और इंडिया पाकिस्तान का मैच भी आप, उम्मीद है, ज़रूर एंजॉय करेंगे। नमस्कार।